जब रमानाथ कोठे से धमधम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका न हुई कि वह घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमानाथ को खूब खरी खरी सुनाओ, मुझसे यह छल कपट। पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं है सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों? यही बात है, रतन के रुपए सर्राफ को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपए उठा लाए थे। यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया, पर मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे बढ़ कर बातें करते हैं? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने ना पहनना क्या कोई पाप है? जब और जरूरी कामों से रुपए बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काटकर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा रमानाथ अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से नीचे उतरी। उसे विश्वास था वह नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आए तो उनका पता ना चला। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं। कहाँ चले गए? लड़के दोनों स्कूल गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंकुरित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रुमाल में बांधा, फिर नीचे उतरी। सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वह पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही, क्यों न गहने उतारकर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्दी इतनी दूर निकल गए? शायद देर हो जाने के कारण वह भी आज तांगे पर ही गए हैं, नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी तो इधर ही से गए हैं। जालपा को कुछ ढांढस हुआ। रमानाथ के पहुंचते पहुंचते वह भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वह दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, ना जाने वे कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रमानाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने तो जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर ही से आई हैं? जालपा, हाँ, मैं तो घर ही से आ रही हूँ, अभी 10 मिनट हुए वे घर से चले हैं। चपरासी, यहाँ तो नहीं आए। जालपा बड़ी असमंजस में पड़ गई। वह यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर गए कहाँ? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। वहां बड़े बाबू के सिवा वह और किसी को ना जानती थी। उनसे बोलने का अवसर कभी ना पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भय के सामने मन की और सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जालपा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रोब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जालपा उसके पीछे पीछे होली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। वह 15-20 मिनट हुए घर से चले, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? रमेश, अच्छा, आप मिसेज रमानाथ हैं? अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उनकी आदत ना थी। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वह गए कहाँ? कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है वह कहीं और ना चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए, उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था, जेब में टटोल कर। जी हाँ, देखिए
वह पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा रखते हैं, आपसे तो कोई पर्दा नहीं। उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपए तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा। क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जालपा, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करना है। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। मुस्कुराकर, किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर वह ऐब होता तो आप भी उस इल्जाम से ना बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे। मारी शर्म के मुझसे कहा ना होगा। मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती। इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपए हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा, 300 चाहिए ना, मैं अभी लिए आती हूँ। रमेश, अगर वह घर पर आ गए हों तो भेज देना। जालपा आकर तांगे पर बैठी और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूं उसकी कई सहेलियां थीं जिनसे उसे रुपए मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्ते तक ही समाप्त नहीं हो जाती। मगर अवसर नहीं था। सर्राफे में पहुंचकर वह सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था, कहीं ठगी ना जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक एक चक्कर लगा आई। किसी दुकान पर जाने की हिम्मत ना पड़ी। उधर वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाक था। जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसा। जालपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं? सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों ना ले लूंगा, माल चोखा नहीं है। जालपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी। रुपए लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल ही में उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों में बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्व में हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमानाथ को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हों तो बड़ा मजा हो। यह सोचती हुई वह फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर मिले? जालपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर तो नहीं गए। यह कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वह अब तक कहाँ हैं? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़ी संकट में पड़ा हुआ था, तुम बड़े वक्त से आ गईं। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद यह हाल कहेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता ना था। रामेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन भी नहीं किया, ना जाने कहाँ चले गए। रामेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जालपा, नहीं, दफ्तर नहीं गए। पहले वहां से एक चपरासी पूछने आया था। यह कहती हुई वह ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के देह फूकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका ना थी कि रमानाथ ने विदेश की राह ली है। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता ना हुई, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमानाथ किसी तरफ से आता दिखाई ना दिया। जब संध्या हो गई और रमानाथ घर ना आया तो जालपा का जी घबराने लगा।
कहाँ चले गए? वह बिना दफ्तर से घर आए कहीं बाहर ना जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक न लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से ना मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वह फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों ना हार निकाल कर दे दिया, क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारी शर्म के मारे घर ना आते होंगे। कहाँ जाए, किससे पूछे? चिराग जल गए तो उससे ना रहा गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहां रमानाथ के साथ वे बहुधा घूमने आया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक वह नहीं आए तो वह हताश होकर बैठ गई। उसकी यह शंका अब दृढ़ हो गई कि वे जरूर कहीं चले गए। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर रामेश्वरी से पूछा, वह घर आए थे अम्मा जी? रामेश्वरी, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सराय है, 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक पता नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब वह कहीं जाते थे, आज तो आए नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं, जाकर देखें कहाँ रह गए। रामेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है, थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना, कोई कहाँ तक इंतजार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब ना दिया, दफ्तर की कोई बात उनसे ना कही। रामेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वह ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रहकर चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर न आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता ना चले कि वह किधर गए, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन में पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसी की करनी का फल है। यह सच है, उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी जाने के बाद वह इतनी अधीर ना हो गई होती तो आज यह दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी रमानाथ रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव फैलाया? क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझती थी? उपहारों को ले लेकर वह क्यों फूली न समाती थी? इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमानाथ प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ करते थे। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे यह समझ ना आई कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा? अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थीं जिनसे उसे रमानाथ के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान न दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई ना जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज उसके कानों में आई तो वह नीचे जाकर रामेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। रामेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जालपा, वह तो अब तक नहीं आए। रामेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई होगी। जाते इस वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं? जालपा, कुछ भी नहीं। रामेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा। जालपा, मैं भला क्या कहती? रामेश्वरी, तो मैं लाला जी को जगाऊं? जालपा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। रामेश्वरी, मुझसे अब कुछ ना खाया जाएगा। ऐसा मनमौजी लड़का है कि कुछ कहा ना सुना, ना जाने कहाँ जाकर बैठ रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊंगा। रामेश्वरी फिर लेटी रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही। यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई, पहाड़ सी रात जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। 1 सप्ताह हो गया, रमानाथ का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है
कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमानाथ ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी हैं। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्जाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसका नाखून दम कर दिया। पूछा, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तवाज़े की क्यों सूझती थी? जालपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसके आंसू नहीं पहुंचता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुरहमी थी, उस पर मुंह लटका लेते थे तो कोई बच्चा भी कह सकता था इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। रामेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कहीं बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तकाजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नौचने दौड़ते हैं। ना जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूँ, जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी ना जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थीं। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी। बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है। 700 तो एक ही सर्राफ के हैं। अभी कई पैसे दिए हैं तुमने? जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने गए हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीजें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपए तावान के ले लेगा। यह कहती हुई वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर इतनी चिंतित है और यहाँ अपने ही सास ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, यह क्या बात हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई? जालपा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आए और मैं उन्हें खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंखें लड़ गईं। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। यह बात सच ना निकले तो जो कहो दूं। जालपा ने हकबका कर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उनमें नहीं है, और चाहे जितनी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वे इस कला में निपुण होते तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होते। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वे मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो, तुम्हें कहीं घुमा लावें। जालपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही ना छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जालपा, क्या लेना है? रतन, जौहरियों की दुकान पर 1-2 चीज देख लूंगी। बस मैं तुम्हारे जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने बाद रुपए लौटा दिए, अब खुद तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसा कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछल कर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना है?
वसूलों ढोल बजाऊं? 600 का था ना? जालपा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर कराई थी। तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिया। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर से बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ, तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने मुझे दे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए ना दे सकूंगी। अगर 200 फिर दे दूं तो कुछ हरज है? जालपा ने साहस पूर्वक कहा, कोई हरज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपए हैं, ये मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं, क्या करूं? जब तक खर्च ना हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमानाथ कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या यह चीज इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी, जल्दी ही क्या है। जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूँ। नहीं, यह मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरी को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरी को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल इतना ही दुख है कि बाबूजी अब नहीं हैं। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वे हमारे शर्म के चले गए हैं, और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ जरा भी किसी की विपत्ति सुने और तड़प उठे। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, बहन एक बात पूछूं, बुरा तो ना मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो ना मिलता होगा। रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे उस चिर स्नेह की याद दिला दी हो जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी यह ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वे बूढ़े हैं। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता, अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरी ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरा है ही कौन? क्या यह छोटी बात है? कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं। जालपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता। मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह ना पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़े जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जालपा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं ना मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, यह रुपये लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपए भी मैं जल्द ही दे दूंगी। दयानाथ ने झेप कर कहा, रुपए कहाँ मिल गए? जालपा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। 1 महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है जिसमें रमानाथ को घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है। उनका पता लगा लेने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया है, मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई।
जालपा चिंता और दुख से घुलती चली जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी है। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहाँ पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को ऐसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है। मैं अभी नहीं मरने की दादाजी, सच मानिए। अभागिनों के लिए वहां भी जगह नहीं है। दीनदयाल, आखिर चलने में हर्ज ही क्या है? शहजादी और बसंती दोनों आई हुई हैं, उनके साथ हंस बोलकर जी बहलता रहेगा। जालपा, यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो रोऊंगी। दीनदयाल, यह बात क्या हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया, या कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जालपा, जिसने आपसे कहा उसने सरासर झूठ कहा। दीनदयाल, तो फिर क्यों चले गए? जालपा, यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। दीनदयाल, लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जालपा, लाला जी के सामने तो वे सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूं तो कोई जाने ना देगा, चलो भाग चले। दीनदयाल, शायद ऐसा ही हो। कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ हो उससे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करूं। जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं है। दयानाथ और रामेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वे जाने को राजी ना हुई। तब दयानाथ झुंझला कर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हों, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए यह अभिमानिनी अपनी टेक ना छोड़ेगी, उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपए का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई जरूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है दादाजी। हाँ, इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। कुआर का महीना लग चुका था। मेघ के जल शून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आते थे। जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघ खंडों की किलोलें देखा करती। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु ही कौन है। बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते, कभी आपस में प्रेम से मिल जाते। जालपा सोचती, रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ क्रीड़ा देखते होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों से होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का यह दंड दिया है। आखिर रमानाथ दूसरों का गला दबाकर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो ना देता था। यह रुपए देखकर वह कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीजें आती रहती थीं। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों की मूल हैं। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीजें उसकी आंखों में अब कांटों की तरह गड़ती थीं, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थीं। आखिर एक दिन उसने इन सभी चीजों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, फीते, पिन, कंघियां, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए। अच्छा खासा एक ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबो देगी और अब से एक नए जीवन का सूत्रपात करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी यह गति हो रही है।
आज वह इस माया जाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीजें तो ऐसी सुंदर थीं कि उन्हें फेंकते मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छींटे क्या बुझाते। आधी रात तक वह इन चीजों को उठा उठाकर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, यह वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सच की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौटकर घर आए तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए, एक पैसा भी व्यर्थ ना खर्च करेगी, अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में ना आने देगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। ज्यों ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिली, जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती थी। यह भय भी लगा हुआ था कि कोई देख ना ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर ना पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे पर वह उधर कान न देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान ना सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, पर रतन ने दूर ही से पहचान लिया। मोटर रोककर बोली, कहाँ जा रही हो बहन? ये पीठ पर बैग कैसा है? जालपा ने घूंघट हटा लिया और निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ। रतन, मैं तो गंगा स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें घर पहुंचाकर लौट जाऊंगी। बैग रख दो। जालपा, नहीं नहीं, ये भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊंगी। मगर रतन ने ना माना। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले ही लिया और कार में रखती हुई बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? बहुत भारी है, खोलकर देखो। जालपा, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई चीज नहीं है। बैग में ताला ना लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीजों को कहाँ लिए जाती हो? जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने और भी विस्मय में पड़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर लौट चलो, बैग रखकर फिर आ जाना। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीजों को डुबाकर ही जाऊंगी। रतन, आखिर क्यों? जालपा, पहले कार बढ़ाओ फिर बताऊं। रतन, नहीं, पहले बता दो। जालपा, नहीं, यह ना होगा, पहले कार को बढ़ाओ। रतन ने हारकर कार को बढ़ाया और बोली, अच्छा अब तो बताओगी? जालपा ने उलाहने के भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी, मुझसे क्या पूछती हो? अब वे चीजें मेरे किस काम की हैं? इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही ना रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम यह बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। वे कितनी उमंग से इन्हें लाए होंगे, तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज उनके प्रेम की एक एक स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक ही क्षण में फिर संभल गई। बोली, यह बात नहीं है बहन, जब तक ये चीजें मेरी आंखों से दूर ना हो जाएंगी मेरा चित्त शांत ना होगा। इसी विलासिता ने मेरी यह दुर्गति की है। यही मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है जालपा, मैं तो शायद ऐसा ना कर सकती। जालपा, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ। एक क्षण चुप रहने के बाद वह फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वह उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह पर होती तो यूं तिलांजलि देकर ना भागती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ करती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा?
रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो कम होंगे जो स्त्री से अपना दिल खोलते हों। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा रखती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा ना रखें? तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे पर्दा नहीं रखा? जालपा ने सकुचाते हुए कहा, मैंने तो अपने मन में चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। जालपा इस आक्षेप को अपने सिर से ना टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ। गंगा का तट आ गया, कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे ना ले जाने दूंगी। समझ लो कि डूब गए। जालपा, ऐसे कैसे समझ लूं? रतन, मुझ पर दया करो, बहन के नाते। जालपा, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं रख सकती। रतन ने बाहें सिकोड़ कर कहा, किसी तरह ना मानोगी? जालपा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर मुंह फेर लिया। जालपा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट से उतरकर जल तट तक पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर यह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ उतना इन चीजों को पाकर भी ना हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में प्रकाश का ऐसा अनुभव ना हुआ होगा, मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही है। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया? जालपा, हाँ। रतन, बड़ी निठुर हो। जालपा, यही निठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निठुर हो जाती तो आज यह दिन क्यों आता? कार चल पड़ी।